Okay, so last time we were studying Java data types. I can definitely understand कि समझने में थोड़ी डिफिकल्टी गई लास्ट टाइम, पहली बार पढ़ा था. आज मैं गारंटी देता हूँ एटलीस्ट 70% समझ में आएगा. ठीक है, आज पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा चेंज करता हूँ, इस चीज़ को किसी अलग तरीके से समझाता हूँ आपको. ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा अपने को, बट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली, वेरी सिस्टमेटिकली. अब एक एग्जाम्पल है, मैं फर्स्ट टाइम ये भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है मैं इतना प्रॉपरली इतना इफेक्टिवली ना एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, बट ट्राई टू फोकस. ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि मानो एक मॉल है. ठीक है, अब मॉल के अंदर क्या होता है, मॉल में यूजुअली देयर आर सो मेनी शॉप्स. ठीक है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं मॉल में. मेरी ड्राइंग पे मत जाना. ठीक है, मैं सिर्फ अपना पर्पज़ है यहाँ पे शॉप्स देखना, शॉप्स आइडेंटिफाई कर सकें बस अपन. ड्राइंग कैसी भी हो सकती है, कितने भी तरह के वेरिएशन, मतलब ये तो नक्शा है, खैर कैसा भी बनाना हो आपको, आपकी चॉइस. ये तो अपन एग्जाम्पल के जैसे समझ रहे हैं सिर्फ इस चीज़ को. अब मान लो दिस इज़ अ मॉल. अब ये एक मॉल है और इस मॉल का जो ओनर है, ठीक है, वो बंदा ये चाहता है, ओनर समझ लो या मैनेजर समझ लो, जो इस मॉल को मैनेज करेगा पूरी तरीके से, वो ये चाहता है, उसका ये कहना है कि ये जो शॉप्स हैं ये सारी मैं सिर्फ रेंटल पे ही दूंगा. ठीक है, दे आर ओनली फॉर रेंटल्स. उसने सेल करने के लिए नहीं बनाया इस मॉल को, ओनली फॉर रेंटल्स, सिर्फ रेंट पे देने के लिए करा है. ठीक है, अब सभी शॉप्स की साइज सेम है. ठीक है, ऑल शॉप्स साइज सेम. ठीक है, अभी सबकी साइज सेम है, कितनी है अभी बात नहीं करते, पर अभी मान के चलो सबकी साइज बिल्कुल सेम है. अब जब भी कोई बंदा इस शॉप को रेंट पे लेने के लिए आता है, उसको कुछ चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. सबसे पहली चीज़ उसको बतानी पड़ेगा कि उसको कितनी शॉप्स चाहिए, हाउ मैनी शॉप्स. ऑब्वियस चीज़ है. वो सर कितनी शॉप से मतलब, जो आएगा वो एक शॉप ले लेगा, ज़रूरी नहीं है. जैसे मान लो किसी को छोटी सी शॉप स्टार्ट करनी है तो वो एक शॉप में काम कर लेगा. किसकी बड़ी शॉप है तो वो 2 शॉप भी यूज़ में ले सकता है. किसी को और बड़ा एरिया चाहिए, हो सकता है वो 4 शॉप्स यूज़ में ले. जैसे आप यूजुअली अगर इंदौर के टीआई मॉल में जाओगे तो यू मे सी कि कुछ शॉप्स बिल्कुल एक ही शॉप जितनी बड़ी होती हैं, कुछ 2, कुछ 3, कुछ 4, कुछ हो सकता है 10 शॉप से मिला के पूरा एरिया, जैसे पैंटालून्स, बिग बाजार, बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, मतलब बहुत सारी शॉप्स को कवर करती है. सो सबसे पहली चीज़ क्या पूछी जाएगी, जो ओनर होगा वो सबसे पहली चीज़ पूछेगा हाउ मेनी शॉप्स, कितनी शॉप्स चाहिए आपको, बराबर. सेकंड चीज जो ओनर पूछेगा, पर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक, व्हाट ही विल आस्क, पर्पस, कि आप ये शॉप किस पर्पस के लिए ले रहे हो. आप यहां पे कपड़ों की शॉप स्टार्ट करोगे, आप यहां पे जूते चप्पल की दुकान डाल रहे हो, आप यहां पे कोई खाने पीने का शॉप स्टार्ट कर रहे हो, आप किस तरह की चीज, आपका पर्पस क्या है. जैसे एग्जांपल दूं तो टीआई मॉल में उन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया कि अगर किसी को खाने पीने की शॉप डालनी है तो आपको 4th फ्लोर पर डालनी पड़ेगी, उसके नीचे आपको शॉप रेंटल के लिए, मतलब खाने पीने की नहीं मिलेगी. हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने 2 शॉप दे दी. ठीक है, वो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव था, बट मेजोरिटी लोगों को जिसको शॉप चाहिए खाने पीने की, जैसे पिज़्ज़ा की, पराठा की, व्हाट्सोएवर, पानी पूरी, किसी भी चीज़ का स्टॉल लगाना है आपको, जो भी चीज़ मतलब सेल करनी है, यू विल गेट ओनली एट द 4th फ्लोर. थर्ड फ्लोर पे आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनी के शोरूम्स, लेकिन सिंगल शॉप वाले. ठीक है, हो सकता है उन्होंने उस चीज़ के लिए बाइफर्केशन कर दिया. सबकी अलग अलग कहानी है ना, हर मॉल वाला अलग अलग तरीके से उसका मैनेजमेंट, वो कैसा भी मैनेजमेंट करे, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये सब चीज़ें पता कैसे चलेगी, पहले पर्पस डिसाइड करेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि भैया किसी ने शॉप ली, जैसे मैं गया, मैंने यहाँ पे शॉप हायर की, मैंने कहा कि मेरे को ये शॉप चाहिए कपड़े के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे जाके कपड़े की जगह जूते चप्पल की दुकान डाल ली, या चलो जूते चप्पल की भी नहीं डाली, मैंने हो सकता है यहाँ पे म्यूजिक का स्टोर डाल दिया, हो सकता है मैंने यहाँ पे कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दी. इट कुड बी माई पर्सपेक्टिव, मेरी चॉइस है ना, पर्सनल चॉइस मेरी. तो इसके कारण शॉप का अपने मॉल का डेकोरम बिगड़ सकता है. डेकोरम बिगड़ सकता है मतलब उनका मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है. वो कहेंगे आपने पहले हमको पर्पस इस चीज़ का बताया था इसलिए हमने आपको रेंटल पे दिया,
कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्पस है आपको वही पर्पस के लिए ही शॉप को यूज लेना पड़ेगा, आप किसी और पर्पस के लिए नहीं ले सकते, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर देंगे। इतनी कहानी क्लियर शॉप के लिए कि शॉप जब भी लेने जाओगे पर्पस बताना पड़ेगा और जो पर्पस बताया उसी पर्पस के लिए यूज में ले सकते हो। ये कंपलसरी रूल, ठीक है। और कितनी शॉप चाहिए ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीजें आपने बताई, इस बेसिस पे आपको वहां पे शॉप मिल जाएगी, आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब आपको जो शॉप मिली, इज दैट शॉप परमानेंट? क्या वो शॉप आपको परमानेंटली मिल गई, लाइफ टाइम के लिए आपकी है क्या वो शॉप? नो सर। ऑब्वियसली इट्स ऑन रेंटल। तो रेंटल मीन्स कि जैसे शाहजहांपुर में तो चलो मान लो आज के डेट में अभी भी कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं कि यार अपन ने किराए पे दुकान खरीदी है, या सॉरी किराए पे दुकान ली है मतलब ये भी दुकान अपनी ही हो गई, अब अपने को ये यहाँ से कभी नहीं निकालेगा बेसिकली, है ना। लेकिन अब नए रूल्स आ गए हैं, अब कुछ नई चीज़ें आ गई है। आजकल कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं 11 मंथ्स के, 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है बेसिकली। ये शॉप आपको सिर्फ 11 मंथ्स के लिए दी जाएगी, ठीक है। यू विल गेट दिस शॉप ओनली फॉर 11 मंथ, ऐसा ओनर कहेगा। आपको सिर्फ 11 महीने, हर 11 महीने में आपको ये एग्रीमेंट रिन्यू कराना पड़ेगा। और मैं चाहूं तो आपको 11 महीने के बाद इस शॉप से बेदखल कर सकता हूं, मतलब आप इस शॉप को छोड़ के जाने के लिए आपको कह सकता हूं आप दूसरी शॉप पकड़ लेना फिर, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल। सो यहां पे अगर अपन टाइम की बात करें तो ये बेसिकली अपन ऐसा कह सकते हैं कि इट इज टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। ये जो भी आपको जितने भी टाइम पीरियड के लिए मिली है ये टेम्पररी है, बराबर, ठीक है। मैंने आज टीआई के अंदर मान लो दिस वॉज शॉप नंबर 1, हर शॉप को कुछ नंबर दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका नंबर है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, एवरी शॉप हैज अ नंबर, एवरी शॉप, ठीक है। दिस नंबर इज बेसिकली देयर टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट शॉप, उस शॉप को पहचाना जा सके यूनिकली, किसके थ्रू? ओनर के थ्रू भी और जिसने रेंट पे लिया उसके थ्रू भी, ठीक है। क्यों सर नंबर क्यों दिए गए? ताकि एग्रीमेंट में लिखेंगे क्या कौन सी वाली शॉप मैंने आपको दी, तो इसीलिए नंबरिंग की गई, ताकि एग्रीमेंट में क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे कि शॉप नंबर 2 आज की तारीख से अगले 11 महीने के लिए आपकी हुई और सिर्फ इस पर्पस के लिए आप उसको यूज में ले सकते हो, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर? तो मेरे को टेम्पररी पर्पस के लिए मिली और हर शॉप का एक यूनिक नंबर है, ठीक है। यूनिक नंबर, एवरी शॉप हैज अ यूनिक नंबर, ओके। मुझे दो चीज स्पेसिफाई करनी पड़ी, मुझे सिर्फ दो चीज बतानी थी, हाउ मेनी शॉप्स और पर्पस में किस लिए यूज में लूंगा। इस व्यवस्था को समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ऑब्जेक्शन, किसी को कोई परेशानी, जो टीआई मॉल वाले फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, कोई डाउट्स इसमें, कंफ्यूजन? ठीक है, चलो परफेक्ट है। अगर अब इतनी चीज समझ में आई तो अब इस चीज का खुलासा करते हैं कि ये एक्चुअली जो मॉल है, ये मॉल कौन है। ये जो मॉल है बेसिकली ये हमारे कंप्यूटर में एक डिवाइस है, उसका नाम है, एनीवन कोई बता सकता है ये मॉल क्या चीज है अपने कंप्यूटर के अंदर? रैम। रैम। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने कंप्यूटर में ये जो मॉल है दिस इज बेसिकली रैम, या जिसको हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली मेन मेमोरी, अपने कंप्यूटर की मेन मेमोरी है ये, ओके। अब इस मेन मेमोरी के अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको जो शॉप्स हैं, दिस शॉप्स आर बेसिकली स्टोरेज लोकेशंस, ये सब स्टोरेज लोकेशंस है, ठीक है। और ऑल स्टोरेज लोकेशंस मतलब ऑल शॉप्स आर ऑफ सेम साइज। कोई साइज बता सकता है क्या है इनकी? 16 बिट। नो 8 बिट। नो नो नो, 8 बिट। 8 बिट्स, 8 बिट्स या फिर 1 बाइट, ठीक है। हर शॉप 8 बिट्स की है या 1 बाइट की, ठीक है। चलो इतनी कहानी समझ में आई। अब मुझे जब भी अपना प्रोग्राम कंप्यूटर में चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया जावा का जो मैं कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मुझे अपने प्रोग्राम में पहली चीज कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। वो इंस्ट्रक्शंस ये बताएंगे कि मुझे रैम में कितनी जगह चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। सर नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल,
मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, मुझे दो नंबर्स को ऐड करवाना है, ठीक है, आई नीड टू ऐड ए प्लस बी, ये दो नंबर मुझे ऐड करवाने है ना। अब ए और बी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ये मैं यूजर से इनपुट लूंगा, इनका एडिशन करवाऊंगा, कुछ एडिशन होके कुछ रिजल्ट आएगा और इसको मैं अल्टीमेटली प्रिंट करवा दूंगा। तो मुझे एज अ जावा प्रोग्रामर मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, मुझे ए और बी जो दो नंबर यूजर से इनपुट आएंगे उनको टेम्पररीली कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्पररीली कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझना, जैसे मानो मेरे को अभी मैंगो जूस बनाना है, ठीक है, मैंगो जूस बनाना है अगर मुझे, तो मैं बेसिकली जब आम को सुधार रहा हूं, जिस समय मैं मैंगो को सुधार रहा हूं, उस समय मुझे कुछ कंटेनर चाहिए रहेगा जिसमें मैंगो के मैं छिलके अलग सुधारूंगा और बाद में उसकी जो स्लाइसेस करूंगा वो एक अलग उसमें करूंगा। सो आई विल बेसिकली नीड टू कंटेनर्स। क्या ये दोनों कंटेनर परमानेंट कंटेनर हैं, या मतलब इसी के अंदर मैं मैंगो जूस को स्टोर करूंगा या सर्व करूंगा? क्या नहीं, एक टेम्पररी एक प्लेट लेंगे जिसमें मैंगो के छिलके सुधारेंगे, एक और टेम्पररी प्लेट लेंगे जिसके अंदर मैंगो की स्लाइसेस करेंगे। उसके बाद अल्टीमेटली हम इस मैंगो की जो स्लाइसेस थी इनको एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालेंगे, प्लस हमारे पास में कुछ मिल्क होगा वो भी उसमें ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, देन अल्टीमेटली वी विल ग्राइंड इट। फिर हमें एक कंटेनर और चाहिए होगा, जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा, जो मैंगो जूस बन गया, उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हो सकता है हमें जो तपेली करके कुछ कंटेनर चाहिए हो, या फिर हम जग के अंदर किसी जग में स्टोर कर सकते हैं, और डायरेक्टली छोटी छोटी जो अपने पास कटोरियां होती हैं उनके अंदर उसको अपन सर्व करके सीधे फ्रिज में रख दें डायरेक्टली, और बाद में जब अपने को किसी को खाना है तो उस टाइम पे उसको सर्व कर दें। सो बेसिकली हमें रिजल्ट स्टोर करने के लिए भी कुछ चाहिए। रिजल्ट हमारे यहाँ पे सी है, मैंगो हमारे यहाँ पे ए है, मिल्क हमारे यहाँ पे बी है, पर ये जो वैल्यूज हैं हमारी, इन सबको हमें पहले इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए कंटेनर चाहिए रहेगा, कुछ चीज चाहिए रहेगी जिसमें इनको स्टोर करें, राइट। हवा में तो नहीं दे सकती। ऐसे ही हमने जो दो नंबर यूजर से इनपुट में लिए इनको हवा में नहीं रख सकते, वी हैव टू स्टोर देम टेम्पररीली समवेयर। सो हमारी जो मेन मेमोरी होती है, हमने पहले ही पढ़ा है कि मेन मेमोरी इज अ टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। अभी अपन 9th और 10th के हिसाब से, या इनिशियली समझ लो, अभी हम जो मेमोरी यूज में लेंगे वो पूरी टेम्पररी मेमोरी होगी। हम अभी अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करेंगे, पर परमानेंट स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी आपको, 100% पड़ेगी। आज दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर हैं, मेजोरिटी सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ चीज परमानेंटली स्टोर करते हैं। आपने फोटो खींचा, परमानेंटली स्टोर हुआ, ठीक है, टेम्पररी स्टोर नहीं होता है। आपने कुछ फेसबुक के ऊपर कमेंट किए, परमानेंटली स्टोर्ड है। तो अल्टीमेटली हमारा जो भी ये डेटा है, जो कमेंट्स, फोटोज, व्हाट्सएवर द थिंग्स आर, अल्टीमेटली हम इन चीजों को क्या करना चाहेंगे? हम अल्टीमेटली तो इनको परमानेंटली स्टोर करना चाहेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारी लर्निंग स्टेज है, इस स्टेज में हम सबसे पहले अभी टेम्पररीली स्टोरेज तो देखें एक बार, पहले टेम्पररी काम करेंगे, देन वी विल स्टोर देम परमानेंटली। आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग अपने जावा के अंदर 11th क्लास 11th आईसी बोर्ड के अंदर आता है अपने को। फाइल हैंडलिंग मतलब अल्टीमेटली कंप्यूटर में कोई भी चीज जो परमानेंटली स्टोर्ड होती है वो फाइल के फॉर्म में होती है। खुद से ऑब्जर्व करो, मूवी स्टोर्ड है फाइल के फॉर्म में, गाना स्टोर्ड है फाइल के फॉर्म में, कुछ भी चीज जो आपके कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर्ड है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। आपने फोटो क्लिक करा, एक फाइल बनी। एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग विच इज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर परमानेंटली इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल। आपने कुछ टेक्स्ट, आपके जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं जो आ रखे हैं, वो भी एक फाइल बनी होगी व्हाट्सएप की, आपके सेलफोन में बनी होगी, भले ही उस फाइल के अंदर वो सारे मैसेजेस को स्टोर किया गया होगा, ठीक है। सो उसे डेटाबेस बोलते हैं। यूजुअली सॉफ्टवेयर के एंगल से दीज थिंग्स आर नोन एज डेटाबेस, कि डेटाबेस जब बहुत तरह तरह का डेटा उसमें स्टोर होता है, दैट थिंग इज नोन एज डेटाबेस। सो हमें ये सब चीजें 11th-12th में पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल अभी वापस कॉल अपन रिटर्न आते हैं, अभी तो अपन सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए यूज में ले लें, काम हो जाएगा। टेम्पररी बोले तो सिर्फ अभी 2 नंबर इनपुट में लेने हैं, उनको सम करना है और अपने को प्रिंट करवा देना है उस चीज को। इसके बाद वो डेटा भले गायब हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें रिजल्ट स्क्रीन पे दिख गया, अब वो डेटा गायब हो जाए। कौन सा डेटा? जो 2 नंबर इनपुट में लिए थे वो, जो हमने प्रिंट कराया वो, ये सब डेटा गायब भी हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करें, फिर से 2 नंबर इनपुट में लेंगे, फिर उसका आउटपुट आएगा। अब भी फिलहाल सब चीजें टेम्पररीली सीख रहे हैं, टेम्पररी पर्पस के लिए, मतलब सारा डेटा अभी आप जो भी लोगे वो सब टेम्पररी यूसेज रहेगा उसका, ठीक है। सो टेम्पररी यूसेज के लिए हम रैम को यूज में लेते हैं, ठीक है। अब रैम जो है ये यहाँ पे, ये मॉल जैसे कि यहाँ पे ये रैम है, इस रैम में छोटे छोटे सेल्स हैं।
इनमें से कौन से सेल खाली हैं, कौन से सेल भरे हुए हैं, ठीक है, और किस पर्पस के लिए कौन सा सेल यूज में आ रहा है, उसमें क्या डेटा स्टोर करना है, ये सब चीजों का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? मॉल का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है? जो मॉल का ओनर है या मैनेजर। रैम का भी कोई ओनर है या मैनेजर है, दैट इज नोन एज, जो रैम का ओनर है या मैनेजर है, ही इज नोन एज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में, दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में होता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल फोन में एंड्रॉइड, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के अंदर यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उसका भी वर्जन 10, विंडोज 10 मतलब, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी टॉपिक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको पता तो कि इसका क्या काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर के जितने जितने पार्ट्स हैं सबको मैनेज करता है। रैम को मैनेज करता है, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट संभालता है, मॉनिटर के ऊपर क्या डिस्प्ले करना है, कीबोर्ड से क्या इनपुट में आया, किसको भेजना है, कौन सी एप्लीकेशन किसके बाद चलानी है, 10 एप्लीकेशन एक साथ चल रही है, प्रोसेसर किसको पहले चलाएगा, ठीक है। अभी एक साथ मेरे कंप्यूटर में भी अभी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, एक साथ पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर कितने एप्लीकेशन चल रहे होते हैं। देखो इतनी सारी प्रोसेसर जो बैकग्राउंड में रन हो रही है, इनमें से किसको प्रोसेसर का टाइम अभी देना, कितना टाइम देना, कब कब देना, कितनी मेमोरी इसने यूज में ली है, कितनी हार्ड डिस्क में से इसका यूसेज रीडिंग राइटिंग हो रहा है, ये सब चीजें कौन मैनेज करेगा? सो द अल्टीमेट मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आई बिलीव ये तो समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का मैनेजर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को अब पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी जवाबदारियां हैं, उसमें से एक जवाबदारी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज नोन एज, एक सिर्फ एक जवाबदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू मैनेज दी मेमोरी। वो मेमोरी को मैनेज करेगा। मेमोरी को मैनेज करेगा बोले तो, मेमोरी मैनेज करेगा बोले तो मेमोरी के कौन से सेल्स खाली हैं, कौन से सेल्स भरे हुए हैं, किसी की रिक्वेस्ट, किसी को रैम में अगर जगह चाहिए तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, वो रिक्वेस्ट किसको करेगा? मेरे को रैम में जगह चाहिए, मैं मतलब मैं प्रोग्राम हूं मान लो जावा का, मुझे रैम में जगह चाहिए तो मैं किसको रिक्वेस्ट करूंगा, किससे जगह मिलेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम। बराबर। जैसे मॉल में शॉप चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा? जो ओनर है या मैनेजर है उसके पास। इन द सेम वे मुझे अगर रैम में जगह चाहिए तो रैम का मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। रैम का मैनेजर या मेमोरी मैनेजमेंट संभालने वाला जो बंदा है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके पास जाऊंगा। उसके पास वो एक लिस्ट मेंटेन करेगा कि कौन कौन से रैम के अंदर के सेल्स फिल्ड अप हैं, मतलब पूरे भरे हुए हैं, फिल्ड अप हैं, ओके, और कौन कौन से सेल्स एम्प्टी हैं, खाली हैं, जिनको यूज किया जा सकता है। दो लिस्ट मेंटेन करेगा, बिल्कुल करेगा वो लिस्ट मेंटेन अपने पास में, है ना, नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कौन सा खाली कौन सा भरा हुआ, ठीक है। जैसे मैं अगर मॉल में गया, मेरे को शॉप चाहिए, शॉप नंबर 5 पहले से भरी हुई थी, पर मैंने बोला मुझे तो शॉप नंबर 5 चाहिए, तो ऑब्वियसली ओनर के पास पहले लिस्ट तो होनी चाहिए ना कुछ की, कौन सी शॉप्स उसके पास भरी हुई है। वो बार बार या तो वो ये करेगा, ओनर की वहां जाके देख के आएगा, अरे यार ये जगह भरी हुई है क्या, ये जगह अगर पहले से किसी को शॉप दे रखी तो छोड़ो, अच्छा ये, इससे बेहतर क्या है कि उस ओनर के पास पहले से लिस्ट हो, तो जब भी कोई कॉल करे वो सीधे लिस्ट देखेगा और 2 मिनट में डिसाइड कर देगा कि आपको शॉप दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, ठीक है। ओनर को मॉल में बैठने की भी जरूरत नहीं है, वो मॉल के साइड में बैठे, कहीं और ऑफिस बना के बैठे अपना, भले घर से ऑपरेट करे, ही कैन ऑपरेट फ्रॉम होम। सो अल्टीमेटली क्या बोल रहा हूं मैं, अल्टीमेटली चीज ये है कि हमारे पास में लिस्ट मेंटेन्ड है, किसके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम हैज लिस्ट ऑफ फ्री सेल्स। सेल मतलब स्टोरेज लोकेशन, बराबर, स्टोरेज लोकेशंस का दूसरा नाम होता है सेल्स। लिस्ट ऑफ फ्री सेल्स और लिस्ट ऑफ यूज्ड सेल्स, ठीक है। ये पूरा डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल रहा है। अब मुझे 2 नंबर जो स्टोर करने हैं, ए और बी, जो भी 2 नंबर आएंगे, और उनका रिजल्ट भी स्टोर करना है सी में, तो बेसिकली मुझे पहले से बताना पड़ेगा मुझे 3 कंटेनर चाहिए। ये चीज मुझे पहले से तय करनी पड़ेगी। पहले आप डिसाइड करो आपको कंटेनर्स की कितनी जरूरत है। यार ऑब्वियसली अगर मैंगो जूस बनाने जा रहे हो, आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा ना कितने कंटेनर्स चाहिए, राइट। आप प्लेट निकालोगे एक, और जो भी यूटेंसिल जो भी चाहिए पहले रखोगे वहां पे, देन यू विल यूज देम, उनको यूज करोगे उसके बाद।
ऐसा करेंगे क्या कि पहले मैंगो के छिलके सारे सुधार दिए या मैंगो की स्लाइसेस कर दी अपन ने, और उसके बाद अपन कंटेनर निकालेंगे बाहर ड्रॉअर के अंदर से या जहां से भी आपको निकालना है? नहीं, ऑब्वियसली पहले चाहिए रहेगा कंटेनर, ठीक है। सो इन द सेम वे हमें सबसे पहले कंटेनर बुक करना पड़ेगा, हमें कंटेनर चाहिए। तो रैम के अंदर कंटेनर बोले तो ये रैम के अंदर जो सेल्स हैं, हमें ये सेल चाहिए, ये हमारे लिए कंटेनर्स हैं। वापस ध्यान से सुनना, रैम के जो सेल्स हैं, रैम सेल्स आर लाइक कंटेनर्स, ये कंटेनर्स हैं। ये क्या कंटेन करेंगे? दे विल कंटेन वैल्यूज, ये लोग वैल्यूज कंटेन करेंगे। वैल्यूज बोले तो टेम्पररी अपन जो भी इनपुट में ले रहे हैं वो वैल्यूज, या जो अपना रिजल्ट आया वो वाली वैल्यू, ये वैल्यूज को स्टोर करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन, कुछ भी इशू उस चीज तक? ये मॉल के अंदर शॉप्स जो हैं, दीज आर रैम की सेल्स, हर सेल 8 बिट्स का है या 1 बाइट का है। अब हमें कितने सेल्स चाहिए, मतलब हमें कितने कंटेनर्स चाहिए हमारी वैल्यू स्टोर करने के लिए, हमें पहले से बताना पड़ेगा। सर कैसे बता सकते हैं? तो आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी 2 चीजें। सबसे पहली चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू यू आर गोइंग टू स्टोर, किस तरह की, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया, यहां पे लिखना है व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू, आपको किस तरह की वैल्यू अल्टीमेटली रैम में या उस सेल में स्टोर करनी है, ये चीज आपको पहले से तय करनी पड़ेगी। जैसे मेरे ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के नंबर्स हैं, तो आपने डिसाइड करा कि मुझे किस तरह की वैल्यू स्टोर करवानी है, मुझे इंटीजर टाइप की करनी है। बहुत अच्छी बात। अब इंटीजर टाइप की अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो आपके पास फिर से चॉइसेस है, आपकी वैल्यू कितनी बड़ी होगी, ठीक है। 0 से 100 के बीच में आपकी वैल्यू, अभी एग्जाम्पल है ना, एग्जैक्ट रेंजेस अपन बाद में देखेंगे। आपको 0 से 100 के बीच में आपकी वैल्यू आ रही है, या आपकी वैल्यू हो सकती है 1000 तक, मतलब इतनी बड़ी हो सकते हैं, 2 नंबर 1000 तक वाला एक नंबर हो सकता है। मतलब एक ए जो यूजर से इनपुट में आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1000 हो सकती है, या उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10,000 हो सकती है, या उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 लाख हो सकती है। आपको पहले तय करना पड़ेगा कि इस ए में मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू आने वाली है। जितनी बड़ी वैल्यू आपकी आने वाली है, आपको रैम में से उतने सेल्स लेने पड़ेंगे। हाउ मेनी शॉप्स, मतलब कितने सेल्स आपको चाहिए, ये आपको पहले से बताना पड़ेगा। जैसे मैं मॉल में शॉप लेने गया, मेरे को वहां पे रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो मुझे पहले से डिसाइड करना पड़ेगा ना मुझे कितनी शॉप्स चाहिए। मेरा एक शॉप में काम हो जाएगा, या मेरी 2 शॉप्स में काम होगा, या मुझे 4 शॉप्स चाहिए रही। इन द सेम वे ऐसे ही मुझे रैम के अंदर अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो पहले से तय करना पड़ेगा कि मुझे मेरी वैल्यू कितनी बड़ी है, ठीक है। छोटी वैल्यू है तो उसके लिए हम बाइट यूज करेंगे, बाइट टाइप का डेटा टाइप है, बाइट इज अ डेटा टाइप इन जावा। बड़ी वैल्यू है इससे तो हम यूज करेंगे शॉर्ट, इससे भी बड़ी वैल्यू है हमारी तो हम यूज करेंगे इंट डेटा टाइप, उससे भी बड़ी है तो वी विल यूज लॉन्ग। जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर स्टोर करना है मान लो किसी वेरिएबल में या रैम के अंदर, तो आपका बाइट में काम नहीं होगा, यू विल नीड व्हाट, आपको चाहिए रहेगा फिर शॉर्ट। सॉरी, मोबाइल नंबर के लिए, एक्सट्रीमली सॉरी, मोबाइल नंबर के लिए आपका काम ना बाइट में होगा, ना शॉर्ट में होगा, ना इंट में होगा, यू विल नीड लॉन्ग, ठीक है। मतलब इंट के अंदर भी इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ओके। तो अब सबसे बड़ा सवाल सामने क्या आया, सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में आना चाहिए कि आखिर इन सबकी रेंजेस क्या है, व्हाट आर द रेंजेस। हमें रेंजेस नहीं पता होगी तो हम कैसे तय करेंगे, हम पहले से कैसे बताएंगे कि हमें बाइट डेटा टाइप चाहिए या हम शॉर्ट या इंट या लॉन्ग यूज करें। हमें इन सबकी रेंजेस पता करनी पड़ेगी कि बाइट टाइप का अगर वेरिएबल लिया तो रैम में कितनी जगह मिल रही है, शॉर्ट टाइप का वेरिएबल लिया तो रैम में कितनी जगह, इंटीजर टाइप का लिया तो रैम में कितनी जगह मिल रही है, लॉन्ग टाइप का लिया तो रैम में कितनी जगह मिलेगी। सबको मेरा सवाल समझ में आया, हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? आज ही आपको रेंजेस निकालना भी सिखा दूंगा और कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा पूरा क्या है। तो ध्यान से समझना, मुझे कितनी शॉप्स चाहिए या कितने सेल्स चाहिए ये कौन बताता है, ये अब इन सब चीजों के लिए पर्पस और नंबर ऑफ शॉप्स, ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है दैट इज बेसिकली डेटा टाइप। जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो बताते हैं कि हमें, आपने अगर शॉर्ट डेटा टाइप यूज किया तो इसका मतलब है कि आपको रैम के अंदर
2 बाइट्स की जगह चाहिए, 2 बाइट्स बोले तो 2 सेल्स, आपको 2 सेल चाहिए रैम में। और किस तरह की वैल्यू स्टोर करने वाले हो? पर्पस शॉर्ट का पर्पस है कि आप यहां पे यूज करने वाले हो इंटीजर टाइप की वैल्यूज, इसमें स्टोर करोगे आप इंटीजर टाइप की वैल्यूज। और रेडर में आपको बताऊं तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन सब में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। बाइट जो होगा वो रैम के अंदर आपको 1 बाइट की जगह देगा, इंटीजर आपको रैम के अंदर 4 बाइट्स की जगह देगा, लॉन्ग आपको रैम के अंदर 8 बाइट्स की जगह देगा। मतलब अगर मैंने कोई वेरिएबल शॉर्ट टाइप का यूज में लिया, मतलब मान लो ये जो ए बी सी में बना रहा हूं, ये तीनों वेरिएबल्स अगर मान लो मैंने शॉर्ट टाइप के बनाए, तो हर एक वेरिएबल रैम में 2 बाइट्स की जगह ले रहा है, मतलब कि 2 शॉप्स। मॉल के अंदर से हमने कितनी यूज में ली? मॉल की हम 2 शॉप्स यूज में ले रहे हैं। ध्यान से, सुकून से वापस समझाता हूं, भले इस चीज को कोई दिक्कत नहीं। जो मॉल का ओनर है, उस मॉल के ओनर को जब भी मैं शॉप लेने जाता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या बताना है कि मुझे कितनी शॉप्स चाहिए और मैं किस पर्पस के लिए यूज में लेना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे ही मुझे रैम के अंदर अगर जगह चाहिए, रैम में जगह चाहिए, क्यों चाहिए? कुछ वैल्यू स्टोर करनी है। तो वैल्यू अगर रैम में स्टोर करनी है तो मुझे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मुझे रैम में कितनी जगह चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। क्या चीज बतानी पड़ेगी? 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट। और भी बातें हैं, अभी उन बारे में बात नहीं कर रहे, अभी 2 मेन पर्पस, 2 मेन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो सिर्फ हम। ठीक है, डिटेल और पढ़ेंगे बाद में। अभी तो 2 मेन चीज पे फोकस है कि मेरे को अगर रैम में जगह चाहिए तो मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 चीजें बतानी। पहला कि मेरे को रैम में कितने सेल्स चाहिए, दूसरा मैं उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूं। ये 2 चीजें मुझे बताना कंपलसरी। क्लियर? अब ये 2 चीजें मैं रैम को कैसे बता सकता हूं? तो बताने के लिए हम जब जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम में हम जब ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे, प्रोग्राम में हम जब ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल का डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। व्हाट वी विल स्पेसिफाई? वी विल स्पेसिफाई द डेटा टाइप, कि वो वेरिएबल किस तरह का है, वेदर इट इज बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। अभी सिर्फ इन 8 के बारे में बात करते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, ध्यान से, ये रहे हमारे डेटा टाइप्स। इन डेटा टाइप्स से पता चलता है, ये फिक्स्ड है, ये चीज जावा के कंपाइलर में फीडेड है। जावा के कंपाइलर अपन अल्टीमेटली ये जो भी यूज करेंगे, ये जो डेटा टाइप्स हैं, दे आर बेसिकली कीवर्ड्स, ये सब कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स हमने पढ़ा था, दे आर कमांड्स फॉर द कंपाइलर, कंपाइलर के लिए कमांड्स हैं। ओके, सो अब जैसे ही हम इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे कोई वेरिएबल बनाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां पे कीवर्ड यूज लिया इंट ए, या फिर मैंने यहां पे एक और वेरिएबल यूज में लिया से डबल टाइप का डबल बी, या मैंने लिया कैर टाइप का कैर सी, या फिर मैंने लिया बुलियन टाइप का बुलियन एक्स। जैसे ही कंपाइलर मेरे इस कोड को पढ़ेगा, अपने कोड को कौन पढ़ेगा? अपने प्रोग्राम को कौन पढ़ेगा? जावा का कंपाइलर। ठीक है, हमने जावा लैंग्वेज में कोड लिखा है, उसको जावा कंपाइलर को देंगे, वो उसको पढ़ेगा, उनको बाइट कोड्स में कन्वर्ट करेगा। बराबर? ओके, सो हमारे जावा का कंपाइलर जैसे ही इस कोड को पढ़ेगा, उसको पढ़ते से समझ में आ जाएगा ये वाला इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना कि आखिर हमें रैम में कितनी जगह चाहिए। कैसे पता चलेगा? वो इंटीजर डेटा टाइप देखेगा यहां पे कि यहां इंट लिखा है। अच्छा, इंट लिखा है मतलब रैम में हमें 4 बाइट्स की जगह चाहिए, मतलब 4 सेल्स चाहिए रहेंगे। इट विल रिक्वायर 4 सेल्स। और इंट लिखा है मतलब कि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। ए का डेटा टाइप तय कर दिया। अब ए किस टाइप का है? अच्छा, ए क्या है? ए बेसिकली आपने नाम दे दिया। रैम के अंदर ये जो लोकेशंस हैं, इन लोकेशन को आपने, इन लोकेशन का नामकरण संस्कार कर दिया। आपको क्या मिली? आपको एक साथ 4 लोकेशंस मिली। जैसे मैंने इंट ए लिखा, मुझे ये 4 लोकेशन एक साथ मिल गई। अब इन 4 लोकेशन को मैं 6, 7, 8, 9 बोलूं, ये तो बेटर नहीं, मजा नहीं आएगा। सो व्हाट इज गुड? अच्छा ये है कि हम क्या करें, उसको कोई नाम दे दें जिस नाम से अपन उसको पुकारेंगे। तो नाम दे दिया ए। तो अब रैम की ये 4 लोकेशंस किस नाम से जानी जाएंगी? दे विल बी नोन एज ए। ठीक है, क्या करा हमने? नामकरण संस्कार।
इतना सा कोड लिखने से, इंट ए, सिर्फ इंट ए लिखने से पीछे इतनी सारी चीज हुई। यस, इंट ए लिखने से रैम में 4 बाइट की जगह मिल गई, उसका नाम ए पड़ गया, और साथ में ये तय हो गया कि इस ए में सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, मतलब पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, कोई इसके अंदर आप बुलियन वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। यू विल ओनली बी एबल टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। अभी वैल्यूज पढ़ना बची है, वैल्यूज मतलब लिटरल्स, ध्यान से। जावा में वैल्यूज आर लिटरल्स, लिटरल्स अलग चीज, डेटा टाइप्स अलग चीज, लिटरल्स अलग चीज। डेटा टाइप तो एक तरह का इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, आप ये समझो, ये कीवर्ड्स हैं, दे आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंपाइलर। अभी फिलहाल समझने के लिए डेटा टाइप इस तरह समझ रहे हैं अपन कि दे आर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंपाइलर कि रैम में जगह कितनी चाहिए और उसमें स्टोर क्या करने वाली हो। लेकिन वैल्यू मतलब लिटरल्स, लिटरल्स वो चीज होगी जो अल्टीमेटली आप इन लोकेशन पे स्टोर करोगे। तो उन वैल्यूज के भी टाइप्स हैं, मतलब लिटरल्स के भी टाइप हैं जावा में। जावा लिटरल्स करके एक टॉपिक है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो अपन पढ़ेंगे उसमें भी, ठीक है। लिटरल्स भी कई तरह के होते हैं। सो बेसिकली जितने डेटा टाइप्स उतने ही तरह के लिटरल्स भी होने चाहिए कायदे से, तो बिल्कुल हैं, उससे ज्यादा हैं बल्कि और वैल्यूज अपने पास में। ओके, ठीक है। तो आपको इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दिए गए, ये 8 डेटा टाइप्स दिए गए। आप कोई भी वेरिएबल जो बनाओगे वो सिर्फ इन्हीं 8 टाइप में से किसी एक टाइप का बना सकते हो। मतलब अल्टीमेटली उसमें जो वैल्यू स्टोर करोगे वो इन 8 में से किसी टाइप की हो सकती है, राइट। सर अगर हमें 9th टाइप की या 10th टाइप की कोई डिफरेंट वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे यहाँ पे हमें टाइम तो दिख ही नहीं रहा है, हम टाइम किस में स्टोर करेंगे, किस तरह का डेटा टाइप है टाइम के लिए, डेट के लिए किस तरह का डेटा टाइप है, एक्सट्रीमली सॉरी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं इसमें कहीं पे भी टाइम और डेट के लिए कोई डेटा टाइप नहीं है। इफ यू नीड टू स्टोर डेट एंड टाइम तो हमें कोई डेटा टाइप तो चाहिए, ये बात तो पक्की। तो वो डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नहीं आते हैं, वो सारे आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। और खूबसूरती ये है इस चीज की कि आप जितने चाहो उतने तरह के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बना सकते हो, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन बी यूजर डिफाइंड, हम भी बना सकते हैं। कैसे? एक क्लास बना के। अभी बात हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी कि क्लास कैसे एक डेटा टाइप है। सर क्लास इज अ डेटा टाइप, हाउ कैन इट बी अ डेटा टाइप? डेफिनेटली इट कैन बी डेटा टाइप, बट हैव पेशेंस। 10th क्लास का पहला चैप्टर जब पढ़ना शुरू करेंगे तब एक्चुअली समझ में आएगा कि आखिर ये डेटा टाइप क्यों है, ठीक है। सो अभी फिलहाल तो मजा करते हैं। अभी अपन को जो दिए गए डेटा टाइप्स हम सिर्फ उन्हीं को यूज करेंगे और उन्हीं उसी तरह की वैल्यूज से हमारा काम चलेगा सारा। हमें कोई डिफरेंट डेटा टाइप को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी 10th क्लास के पहले चैप्टर से। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 10th में आपको, वो आएंगे बिल्कुल उस तरह के, वो अपन तब देखेंगे। अभी यहां ध्यान से देखो, जो भी डेटा टाइप है ये चार्ट है डेटा टाइप्स का, है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का चार्ट है ये। यहां लिखा हुआ है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इस चार्ट के हिसाब से हमें समझ में आता है कि इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होने वाली है। ये कंटेन्स वाला जो कॉलम है ये बता रहा है किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे। दूसरी चीज हमको ये पता चल रही है कि ये डेटा टाइप का यूज करेंगे तो रैम में कितने सेल्स या कितनी बाइट्स की जगह रैम के अंदर ऑक्यूपाई होगी। ध्यान से देखो, बूलियन डेटा टाइप अभी 1 बिट मत पढ़ो, उसके बारे में समझाऊंगा बाद में। कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा? 1 बाइट। कैर डेटा टाइप कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा? 2 बाइट्स। बाइट डेटा टाइप कितनी ऑक्यूपाई करेगा? 1 बाइट, मतलब 1 सेल। शॉर्ट बोले तो 2 बाइट्स, मतलब 2 सेल्स, रैम में 2 सेल लेगा। इंटीजर 4 सेल्स, लॉन्ग 8 सेल्स। ऑब्वियसली जिस डेटा टाइप की साइज सबसे बड़ी है उसी में हम सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। तो एक नज़ारा दिखा रहा हूं, अभी इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे, पर अभी फिर सिर्फ एक नज़ारा देखो। बाइट डेटा टाइप अगर हम यूज करते हैं, मतलब बाइट टाइप का कोई वेरिएबल बनाया, से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक बनाया होता बाइट m, एक वेरिएबल बनाया होता बाइट टाइप का हमने, तो इस m वाले वेरिएबल में हम सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू क्या डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये कितनी जगह ले रहा है रैम में? ये जगह ले रहा है 8 बिट्स या 1 बाइट। इसने रैम में सिर्फ इतनी जगह ली, तो इतनी जगह में 8 बिट्स में आप सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हो? एनीवन? 8 बिट्स में हम पढ़ चुके हैं ये चीज। 8 बिट्स में सबसे बड़ा नंबर 8 टाइम्स 1। 8 टाइम्स 1 बोले तो वो नंबर क्या है? फॉर्मूला क्या है अपने पास में? हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था,
2 raised to 8 minus 1. 2 raised to 8 minus 1, ये हमने फॉर्मूला, ये हम सब लास्टिंग बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली देख चुके हैं अपने लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि हाउ मेनी बिट्स इज इक्वल टू मतलब मैक्सिमम रेंज, फाइंडिंग द मैक्सिमम रेंज फॉर द गिवन नंबर ऑफ बिट्स, है ना, चैप्टर नंबर 2 कैरेक्टर सेट में पढ़ा था हमने ये सब चीजें. ओके, सो अब 2 raised to 8 minus 1, कैन एनीवन टेल मी 2 raised to 8 minus 1 क्या है? 255. 255. चलो, सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 0. 0. ठीक है, तो 0 से 255 तक टोटल नंबर्स कितने हुए हैं? 256. 256. तो हम एक बाइट टाइप के वेरिएबल में जो रैम में 8 बिट्स की जगह ले रहा है, इस 8 बिट्स में हम जो स्टोर कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू स्टोर 256 डिफरेंट नंबर्स. बोल सकता हूं मैं ऐसा, हम 256 अलग अलग नंबर स्टोर कर सकते हैं 0 से 255 के बीच में, राइट? कोई कंफ्यूजन इस चीज में, इसमें कोई डाउट? 256 इज 2 raised to 8, 255 इज 2 raised to 8 minus 1. ओके, लेकिन अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो बाइट डेटा टाइप है, ये बेसिकली यहां चार्ट में भी लिखा है कि इस बाइट में साइंड इंटीजर स्टोर होता है, अनसाइंड नहीं है, साइंड इंटीजर है. साइंड इंटीजर है मतलब इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव साइन भी स्टोर करना है. तो ऑब्वियस सी चीज है, हम जब रैम के अंदर, रैम में हमें ये 8 बिट्स की जगह मिली है ना, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें 8 बिट्स की जब जगह मिली, इस 8 बिट में हमें नंबर तो स्टोर करना ही है, साथ में हमें यहां पे क्या स्टोर करना पड़ेगा? साथ में हमें साइन भी स्टोर करना पड़ेगा कंपल्सरीली, कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नंबर नेगेटिव है. तो सर साइन कैसे स्टोर करें? एनी सजेशंस? कोई दे सकता है सजेशन मुझे, साइन कैसे स्टोर करें? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? कैरेक्टर. प्लस या माइनस तो स्टोर हो नहीं सकता. कंप्यूटर में क्या स्टोर हो सकता है? बिट्स हैं, तो क्या स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में? एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, हम पढ़ चुके हैं. कैरेक्टर ए भी, जब हम ए को स्टोर करते हैं कैपिटल ए, उसका कोड है 65. सो अल्टीमेटली जब 65 स्टोर होता है रैम में, तो 65 नहीं होता है, वो स्टोर होती है उसकी बाइनरी वैल्यू, ठीक है, विच इज समथिंग, हो सकता है एक आधे आगे पीछे कुछ. इतनी चीज समझ में आई क्या? सो इन द सेम वे प्लस और माइनस तो स्टोर नहीं कर सकते, तो क्या करा? प्लस को डिनोट करा 0 से और माइनस को डिनोट करा 1 से. बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी बात समझना. 0 को डिनोट करा, सॉरी प्लस को डिनोट करा 0 से, और माइनस के लिए हम यूज करेंगे 1. अब हमें जगह भी फिक्स करनी पड़ी. हमने जगह फिक्स कर दी कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट सेल होगा, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट जगह इन 8 बिट्स में से जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट, इसे बोला जाता है बेसिकली, इस बिट को नाम दिया MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अभी याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो मत घबराओ, सिर्फ एक बार सुन लो, ताकि सेकंड टाइम जब ढंग से पढ़ाऊंगा तब और मजा आएगा उस चीज में. तो इस वाले सेल को रिजर्व कर दिया गया साइन स्टोर करने के लिए. तो अल्टीमेटली अब आपके पास में कितने सेल्स बचे नंबर स्टोर करने के लिए? एनीवन? 7, राइट? 7. अब नाउ वी आर लेफ्ट विथ 7 बिट्स. तो 7 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हो? 7 times 1. है ना, मतलब 2 raised to 7 minus 1 लिख दूं, बराबर? 2 raised to 7 minus 1. 2 raised to 7 minus 1 will be, anyone? Any idea? 127. 127. थैंक यू सो मच. तो सबसे बड़ा नंबर हम पॉजिटिव का जो स्टोर कर पाएंगे वो 127. सबसे छोटा नंबर जो पॉजिटिव का कर पाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 127. पर यहां पे अगर मैंने क्या लिखा है, यहां पे अगर मैंने 0 लिखा है और उसके बाद जो नंबर है वो नंबर पॉजिटिव का हुआ, पर मैंने अगर यहां पे कर दिया माइनस के लिए 1 लिख दिया, तो इट मींस नेगेटिव. तो नेगेटिव की भी तो ये रेंज होनी चाहिए अपने पास में, नेगेटिव नंबर्स भी तो बनेंगे. पर क्या नेगेटिव का 0 होता है? No sir. नेगेटिव में 0 नहीं होता. तो नेगेटिव में काउंटिंग स्टार्ट हुई 1 से, तो मैं कहां तक जा पाऊंगा? लास्ट नंबर जो नेगेटिव का बना पाऊंगा दैट विल बी -128.
अभी मैं इस जगह पे कैसे पहुंचा डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, पर अभी फिलहाल ये समझो कि हम पॉजिटिव का सबसे बड़ा नंबर क्या डाल पा रहे हैं 127, और नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर क्या स्टोर कर पा रहे हैं माइनस का 128। तो ये हमारी रेंज हो गई। देखो जरा इस चार्ट में भी आपको ये दिखेगी, बाइट टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो सबसे छोटा नंबर स्टोर कर पाओगे माइनस 128 और सबसे बड़ा नंबर स्टोर कर पाओगे 127। ऐसी शॉर्ट की रेंज हो गई, सबसे छोटा नंबर स्टोर कर पाओगे माइनस 32768 और सबसे बड़ा नंबर 32767 पॉजिटिव का। ऐसी इंटीजर की रेंज, ऐसी लॉन्ग की रेंज, देखो लॉन्ग की रेंज कितनी बड़ी होगी। ऑब्वियसली रैम में अब आपको 4 बाइट्स मिले हैं, 4 बाइट्स मतलब सॉरी लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स मिले हैं, 8 बाइट्स मतलब 64 बिट्स। तो 64 बिट में हम कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं, तो फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं, यहां पे अपने को एक बार और रिवीजन करना रहेगा बस इस चीज का। पूरा समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर इतना तो समझ में आया कि हर डेटा टाइप की कुछ रेंज है, सिर्फ इतना समझना है कि ये जितने भी डेटा टाइप थे, क्योंकि इन सब डेटा टाइप रैम में अलग अलग जगह देते हैं। बाइट देता है रैम में 1 सेल, शॉर्ट देता है रैम में 2 सेल, इंटीजर देता है रैम में 4 सेल और लॉन्ग देता है 8 सेल्स। तो इस हिसाब से इसकी रेंज मतलब इनके अंदर जो वैल्यूज स्टोर करेंगे वो भी अलग अलग होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। इतनी चीज पे आज विराम लगाएंगे, बस कॉन्सेप्ट बस इतना ही समझना था कि आपको इतना समझ में आ जाए आखिर डेटा टाइप क्या होते हैं, क्यों जरूरत है डेटा टाइप की, डेटा टाइप अल्टीमेटली कंपाइलर को क्या बताते हैं, डेटा टाइप यूज करना क्यों कंपलसरी है। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। क्या आपको इन सब सवालों के जवाब मिल गए? प्लीज टेल मी। Anyone having any doubts till here? ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आई एक्सपेक्ट कि मैंने आपको लास्ट टाइम जो डेटा टाइप्स टॉपिक पढ़ाया था, हो सकता है किसी बच्चे को 0% समझ में आया हो, किसी को 10% समझ में आया हो, किसी को 20, किसी को 30, पर आज की मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। मेरे को एक एक करके आप लोग बता सकते हैं आपको कितना परसेंटेज समझ में आया आज बेसिकली डेटा टाइप्स टॉपिक। 70%, 80%, 90% बोल सकते हैं आप मुझे? यस सर 85%। वेरी गुड। अक्षत, फैज, अनन्या, अनिष्क, एवरीवन फटाफट बताओ। 85। Yes, Yes, sir. sir. About 80. यस सर अबो 80। यस सर अबाउट। अच्छा, एनीवन बिलो 50%? आज भी कोई है जिसको 50% से कम समझ में आया? कोई भी, कोई मेरे को नाम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें यार। किसी को 70% से कम समझ में आया? एनीवन जिसको भी 70% से कम होगा, कोई ना कोई तो होगा जिसको 70% से कम समझ में आया। अच्छा, एनीवन जिसको 100% समझ में आया सब कुछ? अरे किसी को भी 100% समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है भी नहीं। मैं तो एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपको सिर्फ 70% समझ में आया होगा। 70% भी अगर आपको समझ में आ गया, अपन जीत गए यहाँ पे, क्योंकि अब हम इस टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे नोट्स में से, मतलब अब हम थियरी पढ़ेंगे वापस एक और बार। जब हम एक और बार इस चीज को इसी में से देखेंगे, इस चार्ट को देखेंगे, इसमें एक एक चीज समझेंगे, ये रेंज कैसे निकालना, ये रेंज कैसे हमने कैलकुलेट करी, आपको और मजा आएगा और क्लैरिटी से चीज समझ में आएगी। ठीक है, आई गारंटी यू विल एंजॉय, क्योंकि अब आपको फॉर्मूलेज भी पता है रेंज निकालने के, ये सब चीजें करने के, तो यहाँ पे अपन रेंजेस और प्रॉपर निकाल पाएंगे। जैसे आज आपको एक कॉन्सेप्ट हजम नहीं हुआ होगा कि आखिर सर 8 बिट्स में, एक एग्जांपल देके छोड़ रहा हूं, है ना, आज की क्लास यहाँ खत्म करेंगे फिर अपन, कि 8 बिट्स में हम रेंज कैसे निकालें कि सबसे छोटा नंबर और बड़ा नंबर क्या बना पा रहे हैं। तो सबसे आसान रास्ता बताता हूं, 8 बिट्स में टोटल नंबर कितने बना पा रहे हो पहले वो देख लो। तो 8 बिट में टोटल नंबर होते हैं 2⁸ मतलब 256। ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं। ओके, अब 256 नंबर बना पा रहे हैं, तो इसमें आधे नंबर पकड़ लो, आधे नंबर बनेंगे नेगेटिव के और आधे नंबर बनेंगे पॉजिटिव के। तो मतलब 128 नंबर बने नेगेटिव के और 128 बने पॉजिटिव के। अब पॉजिटिव के 128 नंबर क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आखिरी नंबर क्या बन पाएगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या बन पाएगा यहाँ पे? 127 बराबर। नेगेटिव में नंबर स्टार्ट हो रहा है -1 से, तो सबसे छोटा नंबर क्या बन पाएगा?
माइनस 127. -128. टोटल 128 नंबर्स बनाने ना, तो -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहां तक जा पाएंगे? -128 तक. यहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए एक कम तक जा पाता है. राइट? समझ में आई ये चीज? ठीक है, चलो. तो इस कारण से यहां पे रेंज हुई -128 सबसे छोटा और सबसे बड़ा हुआ 127. और इस बारे में बात करेंगे, इसके कैलकुलेशंस और निकालना सिखाऊंगा आगे, आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे. सो डोंट वरी, हैव पेशेंस, हमारे पास बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए. आज की कहानी को यहीं पे खत्म करता हूं. टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. मैथ्स की क्लास में जाओ.